पैसा बहुत ज़रूरी होता है। पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती है। पैसे के बिना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हमारी पूरी फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि 25,000 रुपए की बात भी कर सके। मुझे किसी के घर में ही काम मिल जाए, झाड़ू पोछे के लिए ही पैसे दे दे। 3,000 रुपए से जो हमारे पास बचे थे अपना चैनल बनाया और उस चैनल को हम 2 मिलियन तक ले गए, जिससे मेरी इनकम कम से कम महीने में 5 से 6 लाख रुपए आराम से हो जाया करती थी। ये प्रैंक बनाती है, ये प्रैंक वाले तो वल्गर ही बनाते हैं। तो मैंने उस चैनल को बंद कर दिया और वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मशहूर यूट्यूबर निशु तिवारी के स्ट्रगल लाइफ की। मेरा नाम निशु तिवारी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मैं फैमिली की 4 नंबर की लड़की हूँ। चौथी लड़की होने की वजह से मुझे अपनी फैमिली में ये पता चल गया था कि मुझे अपनी फैमिली से किस चीज़ की डिमांड करनी है और किस चीज़ की नहीं। पढ़ाई तो मेरी जब नॉर्मल चल ही रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी लाइफ में जो बड़ा चेंज आया वो आया 2012 में, मेरे पिता की डेथ के बाद। जब मेरे पिता की डेथ हुई तो मैं इतनी छोटी थी कि मैं एक क्लास में कोई भी एक चीज़ समझ नहीं पाती थी कि क्या सही है और क्या गलत है। पर जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, फिर मैंने देखा जब आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खास लोग एक छोटी बच्ची के बारे में जो 8वीं क्लास में है उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में ये बात करने लगते हैं, अरे अभी तो बाप मर गया, अब कौन पालेगा, एक साथ 2 की शादी करा दो। तब मुझे लगा अरे ये सब क्या है, ऐसे भी बात होती है क्या, ये वाली भी चीजें होती हैं, ये शादी भी होती है। उस टाइम तो मुझे लगा कि मेरे पिता नहीं है तो ये लोग मेरी शादी तो नहीं करा देंगे, शादी करके मुझे कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि लड़की होना कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। तब मुझे लगा कि सब कुछ बिखर गया। पिता के जाने के बाद मुझे ये सब पता चला कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। जब हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए तब हमारी आर्थिक स्थिति चेंज हो गई। तो मुझे आज भी याद है 2 से 3 साल तक हमारा कोई फ़ोन तक नहीं उठाया करता था, कोई भी मम्मी से बात नहीं करता था, कोई भी मम्मी से पूछता तक नहीं था कि तुम कैसी हो। वो इसलिए कि किसी से बात कर ली कहीं ये 2 पैसे मांग न ले, कहीं ये बोल न दे कि तुम हमारी 2 पैसे की मदद कर दो। मम्मी मेरी बहुत खुददार रही, उन्होंने किसी से कोई लालच नहीं रखा कि यार कोई हमारी 2 रुपए की मदद कर दे। हम लोग सिर्फ ये ढूंढते थे कि कोई इतना कह दे कि तुम लोग परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ये हम लोग ढूंढते थे। भले वो शख्स मदद ना करे, लेकिन जब कोई बोलने वाला मिले ना कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो वहीं से इंसान को हिम्मत मिल जाती है। पर जब वो हिम्मत नहीं मिली, ये बोलने वाला नहीं मिला उस टाइम, तो हमको लगा कि यार अब तो हम ही हैं, हम बहनें और मम्मी और एक छोटा भाई, हम ही हैं, हम ही लोगों को ही कुछ करना है। अपना देखेंगे, अपना करेंगे, क्योंकि अब सब ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। मम्मी को मेरी कोई शादियों में नहीं बुलाया करता था क्योंकि मेरे पिता नहीं थे। मेरी मम्मी को एक अछूत की तरह टिक करने लगे थे लोग, इसको अपने फैमिली के बारे में मत बताओ, इसकी नज़र लग जाएगी। मेरी मम्मी को ऐसे फील कराया जाता था कि अब शगुन हो जाएगा। और जब एक छोटा बच्चा अपने घर में अपनी माँ के साथ ये सब देखता है ना, जब ये सब फील करता है, उसको लगता है यार मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों कुछ मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ बड़ी, मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूँ अपने घर के लिए। और जब एक दुनिया चेंज होती है एक परिवार के लिए, तो सारे मौसम एक साथ दिखते हैं। जब घर की छत हटती है पिता के जाने के बाद, सारे मौसम एक साथ पहाड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर टूट जाते हैं। तब असली औकात का पता चलता है। उस सिचुएशन में हमें पता चला कि कौन है अपने और कौन है पराए। तो उस सिचुएशन में हमारा घर कैसे चलता था। हम नीचे कमरे में रहा करते थे और ऊपर कमरे से 800 रुपए किराया आता था। उस 800 रुपए से हमारा घर चलता था और मम्मी की कुछ पेंशन से पैसे आते थे। उन पैसों से एजुकेशन का होना, वो भी 4 बच्चों का, वो तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम करेंगे भी कैसे। हमारे घर के डिस्कशन भी कुछ ऐसे हुआ करते थे। जब हम सुबह उठते थे तो घर में बात कैसे होती थी मालूम है, कि अभी दूध नहीं है, काली चाय बना देती हूँ, काली चाय पियो, रात को रोटी रखी हुई है, इसमें नमक लगा लो, ये खा लो। हमारे डिस्कशन जब ऐसे हुआ करते थे, इन चीज़ों के लिए हम इतना सोचते थे, हमारी माँ हम लोगों के लिए इतना सोचती थी। तब उस वक्त हमारे समझ में सिर्फ एक बात आई, वो थी
पैसा पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। पैसे के बिना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। उस वक्त बस यही सोचती थी कि मुझे बस काम मिल जाए, मैं किसी के घर में ही काम कर लूंगी, मुझे झाड़ू पोछे के लिए ही मुझे लगा ले, मुझे बस पैसे मिलने लगे। मैं ये सब सोचने लगी। किसी दुकान पर बैठ जाऊं, मेडिकल पर या राशन की दुकान पर 1000-1200 रुपए में तैयार थी मैं। उस वक्त 500 रुपए भी ना बहुत लगते थे। ये सोचती थी कि मैं अपने घर के लिए कम से कम थोड़ी बहुत मदद कर सकूं, पर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो मेरी गली में एक लड़की रहती थी। एक बार वो आ रही थी तो मैंने उससे नॉर्मली पूछ लिया कि आप क्या करती हो। तो उसने कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो मेरी थी सबसे बड़ी गलती। वो गलती कैसे हुई? मैंने अपनी आंखों में एक सपना देख लिया, वही मैंने अपनी मम्मी को दिखा दिया बिना कुछ सोचे समझे, और मैं मम्मी निकल पड़े दोनों कॉलेज की तरफ। और जब हम वहाँ कॉलेज में गए, रूम में पहुँचे, मम्मी ने पूछ लिया एडमिशन के लिए, तो जवाब मिला 25,000 रुपए एडमिशन फीस लगेगी। 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे घर में सुबह काली चाय बनती है। मैं 25,000 रुपए की बात कैसे करने बैठ गई हूँ? मेरी फैमिली की उस वक्त इतनी औकात नहीं थी 25,000 रुपए की बात भी कर पाऊँ, देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी मम्मी यार बहुत भोली है। मेरी मम्मी ने टीचर से कहा, मैम मैं 2,000 रुपए लाई हूँ, बाकी पैसे मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मैं मम्मी की तरफ देख रही थी। आपस में बिना बात करे एक दूसरे से हम कह रहे थे, मम्मी मत करो, मम्मी मत करो। वो 25,000 रुपए की बात कर रही हैं, आप 2,000 रुपए की बात कर रही हो। उस रूम में इतनी भीड़ है और मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि मैं बहुत बुरी औलाद हूँ। मेरी मम्मी के पास इतने रुपए नहीं है, कहाँ से देंगी वो? बस यही सब दिमाग में चल रहा था। टीचर का जवाब आया, ठीक है हो जाएगा, 2,000 रुपए जमा कर दे, बाकी थोड़े थोड़े करके जमा कर देना। शायद हो सकता है उस लड़की ने पहले से बात करके रखी होगी टीचर से, टीचर जो मान गई। फिर मेरी मम्मी ने अपने झुमके बेचकर वो 23,000 रुपए भी जमा करवा दिए। उस वक्त मुझे लगा कि इस दुनिया में अगर सबसे बुरा कोई इंसान है तो वो मैं हूँ। मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरी वजह से कोई चीज बेचनी पड़ रही है, ये क्यों कर रही हूँ? मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए लोन मिल जाएगा। जब मैं कॉलेज जाया करती थी तब मैं बहुत पतली हुआ करती थी। कॉलेज में मेरे बारे में बातें हुआ करती थी कि तू बहुत पतली है यार, तू कुछ खाया कर, तुझे तो अपनी एक ही टॉप को 4-5 बार सिलकर पहनना पड़ता होगा। मेरे से वहाँ के लोग कहते थे, क्या तेरे पास एक ही चप्पल है यार, तू ये पैंट तो 2 दिन पहले पहन के आई थी यार, तेरा जो ये टॉप है ना इसका रंग उड़ गया है, अरे यार तेरे बालों से ना बदबू आ रही है, तू नहा के नहीं आई है क्या? क्योंकि उन्हें नहीं पता था हमारी लाइफ का स्ट्रगल क्या चल रहा था। क्या होता है ना, जब कोई हमारे साथ बैठता उठता है तो उन लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मेरा मेट्रो से जाने का किराया लगता था तकरीबन 200 रुपए। अब रोज 200 रुपए तो मैं खर्च नहीं कर सकती मेट्रो से कॉलेज जाने के लिए, तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढ लिया। मेट्रो से जाने में मुझे 1 घंटा लगता था पर 200 रुपए लगते थे। मैंने सोचा कि मैं अब बस से जाऊंगी। बस से जाने में मुझे तकरीबन 30 रुपए का खर्चा आने जाने का लगता था, पर बस से जाने के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। 6 बजे उठती थी, 7 बजे वाली बस पकड़ लेती थी, मैं 10 बजे कॉलेज पहुंच जाती थी। लेकिन जब कोई बंदा आपको बोल जाए ना कि तुम्हारे कपड़े खराब हैं, तुम्हारे बाल खराब हैं, चाहे उसने मजाक में ही क्यों ना कहा हो, लेकिन मुझे ये लगता था अरे ये मेरी गरीबी का मजाक बना रहा है। वो बातें रात रात भर मुझे याद रहती थी। मैं आज तक वो बातें नहीं भूल पाती हूँ, वो टाइम ही ऐसा था। तो कॉलेज जाना मैंने कर दिया बंद। मैंने सोचा ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अब मैं अपना खर्चा चलाने के लिए इवेंट्स करने लगी। फुल टाइम मैंने डेली इवेंट्स किए, 1,000-700 रुपए मुझे जो भी मिला करते थे। और एक दिन मैं अपना काम करके घर जा रही थी तो मुझे एक बंदा मिला और उसने मुझसे बोला कि मैं आप पर प्रैंक कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कर लो, ठीक है। उसने मुझे प्रैंक कर दिया। यह दिन मेरी लाइफ का टर्न पॉइंट था, मेरी जिंदगी वहाँ से बदल गई। उसने वहाँ पे उस बंदे ने मेरे पे प्रैंक किया। फिर एक बंदा मुझे मिला, उसने भी मेरे से कहा कि मैं आपसे प्रैंक कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कर लो, एक ने करा है प्रैंक तुम भी कर लो। उसने भी मुझे प्रैंक कर दिया। ऐसे ही करके मुझे तीसरा बंदा मिला। उसने कहा अरे सुनो, मैं आप पर एक प्रैंक कर सकता हूँ, मेरा एक प्रैंक चैनल है। तो मैंने सोचा 2 ने तो कर लिया है, तुम भी कर लो। ऐसे करते करते एक ही दिन में 4 अलग अलग यूट्यूबरों ने मेरे ऊपर प्रैंक किया और वो चारों वीडियो एक ही दिन अपलोड हुए।
और वहाँ से मैं लोगों की नज़रों में आ गई और वायरल हो गई। उस टाइम चारों यूट्यूबर नामी गिरामी थे। उसमें से सबसे पहले वाला बंदा मिला और उस बंदे ने मुझको बुलाया और बोला, क्या यूट्यूब करोगी? मैंने बोला, यूट्यूब में क्या करना होता है? उसने समझाया कि ऐसे ऐसे मिलकर दोनों एक चैनल बनाएंगे, अपना कमीशन रखेंगे आधा आधा, जो भी पैसा आएगा आपस में हम दोनों बांट लेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, इससे अच्छी क्या बात होगी मेरे लिए। मेरे पास तो वैसे ही काम नहीं है, इवेंट के अलावा 500-600 वैसे ही मैं कमा लेती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था उस टाइम और देखते ही देखते उस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए और 50,000 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम। मोनेटाइज भी हो गया वो चैनल और पैसे भी आने लगे। पर दिक्कत क्या हो गई, उसने मेरे को धोखा देना शुरू कर दिया। मान लो 10,000 रुपए आते थे तो वो मेरे को कहता था 1,500 रुपए आए हैं। मान लो 5,000 रुपए आए हैं तो वो कहता था कि 1,000 रुपए आए हैं या महीने में कॉपीराइट आ गया इस वीडियो पर। मुझे यूट्यूब का वाई तक नहीं पता था यूट्यूब होता क्या है, कैसे काम होता है। तो उसने मेरे को बहुत बेवकूफ़ बनाया। चैनल से आते कुछ थे, बताता कुछ था। जब मैंने इस बंदे से बात की, अपनी सिक्योरिटी की कि हम अगर अलग होते हैं तो क्या होगा, उसने क्या करा, अगले ही दिन मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और मुझे मना कर दिया, कल से आने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसे वैसे बनते थे वो भी मुझे नहीं दिए। उस समय मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी को मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक चलता हुआ चैनल वो बंद हो गया, मेरे हाथ से हड़प लिया गया और सब कुछ बदल गया। मुझे आज भी याद है, मैं 12 खंबा मेट्रो स्टेशन में 6 घंटा बैठकर रोई थी कि मैं अब आगे क्या करूंगी। मेरे पास अब कोई काम भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन किसी ने अगर मेरा साथ दिया, वो भी दिल से, वो था मेरा दोस्त महंग ने। उसकी एक चैनल पर जॉब भी लगने वाली थी, वो भी अच्छी खासी, लेकिन उसने मेरे खातिर वो छोड़ दी। उसने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, तुझे मेरी जरूरत है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू जो करना चाहती है वो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सिर्फ एक बंदा था वो जिसने कहा, कर तू जो तुझे करना है, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा सपोर्ट के लिए। जब सब कुछ चला गया मेरे पास, अपना चैनल खड़ा करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे ताकि जल्दी से मैं चैनल स्टार्ट कर लूँ, तब महंग ने अपने सर से, जहाँ वो काम करता था, वहाँ से 5,000 रुपए मांगे मेरे लिए। 5,000 रुपए लेकर हमने अपनी किस्मत को बदलने का फैसला किया। अब जो करना है वो इन 5,000 रुपए में ही करना है। एक बंदे को हायर किया, एक कैमरामैन, और वो बंदा एक वीडियो बनाने के लेता था 1,000 रुपए। वो बहुत ज्यादा लग रहे थे। मैंने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, पर डे के हिसाब से इसे 1,000 रुपए तो हम दे देंगे, पर एक दिन में एक वीडियो शूट करने के बजाय हम 2 करेंगे, जिससे थोड़ी वीडियो का बैकअप बन सके। जब हमने पहली वीडियो शूट करी तो पता चला वो 1,000 रुपए लेके जा चुका है। हमने घर जाकर डाटा चेक किया तो उसमें आबादी नहीं आ रही थी और मेरे 1,000 रुपए भी जा चुके थे, बचे सिर्फ 4,000 रुपए। और फिर अगले दिन उस बंदे को बुलाकर वीडियो शूट करना शुरू करा और पता चला उसमें क्लिप ही नहीं थी। अब हमारे पास बचे सिर्फ 3,000 रुपए। अगले दिन उस बंदे ने बोला, सुनो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। उसने अपने 1,000 रुपए लिए और चला गया। फिर मैं अपने दोस्तों से फोन वोन ले करके उससे वीडियो शूट करना शुरू कर दी। करते 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 हमने उन 3,000 रुपए से जो हमारे पास बचे थे उससे अपना चैनल बनाया और हम 2 मिलियन तक लेकर गए। इससे मेरी इनकम कम से कम 5 से 6 लाख रुपए महीना इनकम हो जाया करती थी। इससे मेरी लाइफ स्टाइल में चेंज आया। लेकिन उस टाइम प्रैंक इंडस्ट्री इतनी बदनाम हो चुकी थी, उसमें इतनी गंदगी मच गई थी, मैंने उस चैनल को बंद कर दिया। मुझे कुछ बड़ा तो करना था, मुझे अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना था, लोगों के साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ जाया करता था। अरे ये प्रैंक करती है, ये प्रैंक वीडियो बनाती है, प्रैंक वाले तो वल्गरी बनाते हैं। मैं अपनी कंटेंट कितना भी अच्छा बनाऊं, लेकिन वो गिनती उसी में लगाया करते थे, तो मुझे नहीं चाहिए था। फिर मैंने ये नहीं देखा मेरी इनकम इससे इतनी आती है, मैंने ये चैनल बंद कर दिया। फिर से मैं आ गई जीरो पर। फिर मैंने अपना एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया। उस टाइम मैं ब्लॉग पर कुछ भी नहीं ज़्यादा दिखा पा रही थी और फैमिली भी गुजरात में शिफ्ट हो चुकी थी। ना मेरे पास कोई अपनी पर्सनल लाइफ थी दिखाने के लिए। मेरे पास जो भी सेफ रखा हुआ था वो भी धीरे धीरे जाने लगा था। सब कुछ तहस नहस सा होने लगा था।
कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं कर सकूं, क्योंकि जीरो से ही फिर से मुझे शुरुआत करनी थी। मैंने ठान रखी थी मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगी। अपने लिए एक लाइफ सोच रखी थी, एक अपने लिए गोल सोच रखा था, तो मैंने हार नहीं मानी कभी भी अपनी लाइफ में। कुल मिला के ब्लॉगिंग में मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रही थी, तो मैंने और मेरे दोस्त महंग ने डिसाइड किया अब इस चैनल पर बनाएंगे चैलेंजेस वीडियोस। वहाँ से मैंने शुरुआत करी अपने नए करियर की, एक नए जोन की, एक नए तरह के कंटेंट की। धीरे धीरे चैनल पर मेहनत करते गए। इस चैनल पर हमने कर लिए कम से कम 1 मिलियन। फिर एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई दी कि प्रैंक के समय में जो एक रिस्पेक्ट मिलती थी, मुझे देखा जाता था, और अब जो मुझे देखा जाता है उसमें एक अपनापन दिखाई देता है। उतने अच्छे से पहले नहीं बात करते थे जितने कि अब करते हैं। एक वो दिन था जब मम्मी ने 25,000 रुपए के लिए अपने झुमके गिरवी रख दिए थे मुझे पढ़ाने के लिए, और एक आज का दिन है। यूट्यूब को मैं जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है, कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी यूट्यूब मेरे साथ रहेगा। अपनी ज़िंदगी में यूट्यूब को मैं भगवान मानती हूँ, और मैं दूसरा भगवान मानती हूँ अपने दोस्त महंग को। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जहाँ मुझे सोचना पड़ता था मैं आज ये खाऊं कि वो खाऊं, ये करूं कि वो करूं। हमारे घर के डिस्कशन भी कुछ ऐसे चलते थे कि आज सब्जी नहीं है, आज दूध नहीं है। वहाँ मैं अपनी लाइफ को यूट्यूब से पूरा चेंज करा। जहाँ मुझे कॉलेज जाने के लिए 3-3 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, यूट्यूब की वजह से मैं आज खुद की अपनी गाड़ी में घूम पा रही हूँ। मैंने अपने हर सपने को पूरा किया यूट्यूब की वजह से। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी करना है, अपने आप पर पूरा यकीन रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, तो कोई भी चीज़ आप कर लोगे। अगर अपने ऊपर यकीन नहीं रखोगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। हार मत मानो, लगे रहो। जब तक नहीं होगा करते रहो। गिरते हो तो फिर उठो, दोबारा करो। बस ये मत बोलो ये मैं नहीं कर पाऊंगा अपने आप से। तो दोस्तों, यह थी निशु तिवारी की स्ट्रगल लाइफ के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।